नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे छापेमारी, न कर्मचारी न अधिकारी। देवभूमि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। एक ओर जहां पर्वतीय क्षेत्रों में तीमारदार मरीजों को कंधे पर अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी ओर चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ की कमी परेशानी को और ज्यादा बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, अस्पतालों में मौजूद स्टाफ न तो समय पर अस्पताल पहुंच रहा है और न ही शाम को सेवाएं दे पा रहा है। पहाड़ों में तो ये स्थिति और भी ज्यादा विकट है। पौड़ी जिलाधिकारी के निरीक्षण में ये समस्या सामने आई है। पौड़ी जिलाधिकारी आशीष चौहान जब थैलीसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अस्पताल के कर्मचारी पूरे अस्पताल को बंद कर घर चले गए। इस दौरान ना तो चौकीदार मिला और ना ही एक भी कर्मचारी। स्थिति ये कि जिलाधिकारी को खुद ही अस्पताल का गेट खोलना पड़ा है। और वहीं ये समस्या पहाड़ों से मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिली है। दरअसल देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल अचानक ऋषिकेश के राजकीय चिकित्सालय पहुंच गए, जहां उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों को नदारद पाया। स्थिति ये थी कि अस्पताल में 5 से 6 विशेषज्ञ डॉक्टर होने के बाद भी एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिला, जिसके बाद जिलाधिकारी ने गैर हाजिर अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन रोकने के निर्देश दे दिए हैं। राज्य में स्थिति ये तब है जब धामी सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों के वेतन को 5 लाख रुपए तक कर दिया है। वहीं धामी सरकार का कहना है कि वो लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के कामों में लगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल के कार्यकाल में राज्य में 2 नए मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए हैं। इसके अलावा भी मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है। सवाल यह है कि इतना सब करने के बाद भी आखिर क्यों राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं आ रहा है। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली कम नहीं हो रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। पौड़ी और देहरादून के जिलाधिकारी के निरीक्षण में भी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली है। बता दें कि पौड़ी जिले के जिलाधिकारी आशीष चौहान जब थैलीसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अस्पताल के कर्मचारी पूरे अस्पताल को बंद कर घर चले गए हैं। इस दौरान ना तो चौकीदार मिला और ना ही एक भी कर्मचारी मिला। स्थिति ये हुई कि जिलाधिकारी को खुद ही अस्पताल का गेट खोलना पड़ा है। वहीं जब देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल अचानक ऋषिकेश से राजकीय चिकित्सालय पहुंचे तो उन्होंने कर्मचारी अधिकारियों को नदारद पाया। स्थिति ये थी कि अस्पताल में 5 से 6 विशेषज्ञ डॉक्टर होने के बाद भी एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिला, जिसके बाद जिलाधिकारी ने गैर हाजिर अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड में और इस क्षेत्र में जो है उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो बहाल किए जा रहे हैं, लेकिन उन स्वास्थ्य सेवाओं के बहाल होने के बावजूद जो जिलाधिकारी पौड़ी के द्वारा औचक निरीक्षण में जो कमियां देखने को मिली वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कमियां हैं और इस प्रकार की कमियां नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि जिले का एक प्रथम व्यक्ति कानूनी हिसाब से अगर क्षेत्र में आ रहा है और उसकी सूचना सभी विभागों को और संबंधित जो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है उनके प्रभारी हो या डॉक्टर्स हो उनको भी सूचना रही होगी, और उसके बावजूद भी यदि अगर वो अपने कार्य के प्रति संवेदनशील दिखाई नहीं दिए, सजग नहीं दिखाई दिए, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और मेरा मानना यह है कि अगर यदि उनके द्वारा कमियां देखी गई हैं तो उच्च स्तरीय अधिकारियों को जो है संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही एक कमी यहाँ पर बड़ी दिखने को बहुत टाइम से मिली है कि जो यहाँ पर प्रभारी हैं उनको डीडीओ पावर जो होती है पूर्ण रूप से नहीं दी गई है। जैसा कि कुछ समय पहले खाद्य पदार्थों को लेकर के मेरे द्वारा एक निरीक्षण किया गया था, तो ये रूटीन निरीक्षण का एक पार्ट था और आपातकालीन सेवाओं में जो लापरवाही वहाँ पे सामने आया अपने इंस्पेक्शन में, उसमें द्वारा डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए थैलीसैंण के जो स्टाफ है उसके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए मेरे द्वारा, जिसमें एक भी मेडिकल टीम में से या फिर जो नर्सिंग अन्य हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के जो लोग हैं उनमें से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। तो ये एक सीरियस फ्लॉ है और इस संबंध इसे सख्ती से ही देखा जाएगा। दिस वाज माय फर्स्ट विजिट टू फर्स्ट और जो मैंने ऑब्जर्व किया है, आई एम गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन।
अगेंस्ट द हियरिंग ऑफिशियल्स, और यहाँ पे एक्शन पश्चात यहाँ पे व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन लेगी। हमारे जितने भी इनके रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी इनके बजट शीट्स हैं, ड्यूटार्ट्स हैं, उनको सबको आज सीज कर दिया गया है। आगे हमारी तहसील में विस्तृत मीटिंग शेड्यूल्ड है, वहाँ पे इनको कॉल किया गया अलॉन्ग विद सीएमओ, देन वी विल प्लान आउट फर्दर स्टेप्स। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक और जहां भौगोलिक परिस्थितियां मरीजों और तीमारदारों के सामने बड़ी चुनौती हैं, तो उससे भी ज्यादा अस्पतालों में स्टाफ की कमी और अस्पतालों से गायब मेडिकल स्टाफ समस्या को और बढ़ा रही है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में पहले से काफी अच्छी स्थिति है। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल के कार्यकाल में राज्य में 2 नए मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए हैं। राज्य में अब स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। देखिए, मैंने कहा नहीं आपको कि यहाँ पे अभी लगभग 3000 लोग पर डे आते हैं हमारे, तो उसके लिए एक नई बिल्डिंग भी बन रही है और लगभग 10 मंजिल बिल्डिंग बन रही है। तो हमारी ओपीडी भी वहाँ पे हो जाएगी, ठीक हो गया। आईपीडी की व्यवस्था वहाँ पे हो जाएगी, कई विभागों का वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। एक यहाँ पे दिक्कत यह है कि पार्किंग की दिक्कत है, तो 2 मंजिला उसको हम अलग से पार्किंग भी कर रहे हैं, एक कैंटीन की व्यवस्था भी अलग से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें अब यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। मुख्यमंत्री का दावा तो यहीं पर विफल हो जाता है कि पौड़ी में प्राण पानी गांव है। आपने देखा होगा किस तरीके से डंडी कंडी में प्रसव वाली महिला को लाया जा रहा है। ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं इस प्रदेश की। आप धारचूला में देखो, गरारी से पार कर रहे हैं, पुल नहीं है। आप थराली वाली बेल्ट में चले जाओ, क्या स्थिति है। आप उत्तरकाशी वाली मोरी, पुरोला, बड़कोट, यहाँ चले जाओ, क्या स्थिति है स्वास्थ्य। आप दूर मत जाओ, यहीं दून अस्पताल में देख लो कितनी बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं। फैकल्टी पूरी नहीं है, स्टाफ नहीं है, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं हैं, एमआरआई और सीटी स्कैन तो दूर रहा। जिला अस्पतालों की स्थिति के लिए पिथौरागढ़ की कितनी बदहाल सेवा है, ये तो मुख्यमंत्री जी ने नहीं देखा। एक भी मेडिकल कॉलेज अपने 10 साल के शासनकाल में नहीं खुल पाए। इसमें एक टारगेट लिया गया है कि हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं, और हमारे प्रदेश के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि हम जब सीटें बढ़ा रहे हैं तो सीटें बढ़ाने का मतलब आपको डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं। आज प्रदेश की जो समस्या है, जो हेल्थ सेक्टर में जो हमें सब दिक्कतें आ रही हैं, वो यही आ रही है कि हमारे पास दक्ष चिकित्सक नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं प्रॉपर। तो उन डॉक्टर्स की संख्या, अगर हमारे ज्यादा डॉक्टर निकलेंगे तो ज्यादा डॉक्टर हमको उपलब्ध हो पाएंगे। आने वाले समय में जो दिक्कतें हमारे सामने हेल्थ सेक्टर में है, उसका भी समाधान हो पाएगा। हमको पहाड़ों पर नौजवान बच्चे हमारे डॉक्टर बनकर जाएंगे और वहाँ की सेवा कर पाएंगे। तो एक बड़े लंबे समय से जिसका इंतजार था, आज धीरे धीरे हम उसकी पूर्ति करते जा रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक बड़ा काम हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है। एम्स की संख्या बढ़ रही है, मेडिकल सीटें जगह जगह बढ़ रही हैं। पूरे देश में एक अभियान चल रहा है कि हम पूरे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाए। तो हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है। कुल मिलाकर राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हालांकि सरकार पहले से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होने का दावा तो कर रही है, लेकिन खुद सरकार के दावों की पोल जिलाधिकारी के निरीक्षण में खुल गई है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकारी कर्मचारी तमाम सुविधाओं के बाद भी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्यों राज्य के कर्मचारियों को कार्रवाई का डर नहीं है। देखना होगा कब तक राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपको हम रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में नवीन पिशाली साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। गिरिराज किशोर हिंदवान जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। और पीसी थपलियाल जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ नेता हैं यूकेडी की ओर से। उदित घड़ियाल जी हमारे साथ में हैं, समाज सेवी हैं। अपनी चर्चा को हम शुरुआत करेंगे नवीन पिशाली जी के साथ में। नवीन जी, आपने रिपोर्ट तो देख ही ली होगी, स्वास्थ्य सेवाओं की ये बदतर हालत, कौन जिम्मेदार है आखिर इसका? एक तरफ डबल इंजन की सरकार की बातें कही जाती हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने की बातें की जाती है, लेकिन न डॉक्टर न कर्मचारी, खुद जिलाधिकारी ने अस्पताल का गेट खोला तब वो भीतर प्रवेश कर सके। जी गरिमा जी, आप सही कह रहे हैं कि देखिए, क्या जो सरकारी तंत्र में एक ढीला ढाली वाला जो रवैया यहाँ पर रहा है,
सरकारी कार्य संस्कृति में जो लापरवाही रही, गड़बड़ी रही, वो कुछ कुछ जगह पर बची हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ की राजनीतिक कार्य संस्कृति और प्रशासनिक कार्य संस्कृति को बहुत बदला है। और ये भी आप देखें कि अगर जिलाधिकारी वहां पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं तो जिलाधिकारी भी सरकार का ही अंग है, प्रशासन का अंग है। उनकी ड्यूटी है अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिले में सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना। और ये सरकार के पास जो गुप्त जानकारियां आती कि कहीं पर गड़बड़ी हो रही है, ये हो रही है, उसके द्वारा सारे जिला जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको सूचना जाती है कि आपके क्षेत्र में ये गड़बड़ी पाई जा रही है, आप इसको देखिए, ये आपकी ड्यूटी है। तो सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं और इन व्यवस्थाओं पर जहां पर भी आप देख रहे हैं कि ढीला ढाली हो रही है और लापरवाही बढ़ती जा रही है, तो वहां पर छापेमारी हो रही है, वहां पर डीएम जा रहे हैं, वहां पर संबंधित सीनियर अधिकारी को भेजा जा रहा है चेक करने की वास्तव में क्या है। तो आप ये देखें कि ये जो पूरा हिस्सा है ये भी जो है ये भी सरकार का ही एक सिस्टम है जो काम कर रहा है और उनको ढूंढने का काम कर रहा है जो राज्य सरकार की तरफ से सैलरी ले रहे हैं लेकिन सरकार का काम नहीं कर रहे, जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है तो आप देख सकते हैं चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार हो, सभी ने स्वास्थ्य के लिए आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए जो स्वास्थ्य का मेडिकल फील्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भारी मात्रा में बदलाव किया है। अगर मैं यही देखूं तो यही उत्तराखंड की बात करूं, आप देखें 3 साल के अंदर 2 मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, 625 स्टूडेंट आज पढ़ाई कर रहे हैं, 200 अभी सीटें और बढ़ी हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से देखिए राज्य में जो एक मैन पावर की प्रॉब्लम रही है हमेशा कि स्किल्ड मैन पावर हमारे पास नहीं रही है और मेडिकल फील्ड में हमेशा ही स्किल्ड मैन पावर चाहिए होती है। सर लेकिन ये तो लापरवाही का मामला है। ठीक है, मैन पावर कम है तो अस्पताल कम बनाइए। आप अस्पताल बनाने की तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सरकार कह रही है कि हमने इतने अस्पताल बना दिए, इतने आम जनता को फायदा मिलेगा। ये उस वक्त क्यों नहीं बताती कि मैन पावर की कमी है? अस्पताल बन गया तो वहां पर डॉक्टर भी तो होना चाहिए। आपने कहा ना स्टाफ छोड़ के चला, मतलब हॉस्पिटल बंद करके आपकी रिपोर्ट और में बता भी है कि अगर डॉक्टर या कर्मचारी हीला हवाली कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित करना, इसकी जांच करना, ये चेक करना कि आखिर जो अस्पताल आपने बनाए वो चल भी रहे हैं कि नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी है? तो यही तो चेक हो रहा है और क्या हो रहा है गरिमा जी, यही तो चेक किया जा रहा है। और ये क्या है, यही तो चेकिंग है, यही तो समझना है। लेकिन अगर इसको राजनीतिक तौर पर एंगल से दूसरे विपक्षी पार्टी देख सकते हैं, वो कहते हैं सरकार का फेलियर है। सरकार का फेलियर नहीं है, ये सरकार की उपलब्धि है, सरकार का विजिलेंस सिस्टम काम कर रहा है, इसलिए ऐसे अधिकारी पकड़े जा रहे हैं और ये पकड़े जाएंगे। इनके खिलाफ केस भी दर्ज होंगे, इन पर कार्रवाई भी होगी और इन पर एक्शन भी होगा। यही तो हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की इसीलिए कही जाती है। लेकिन उसको विपक्ष अगर उसको राजनीति कहेगा कि ये विफलता और वो विफलता और ये सब झूठ है। ये राजनीतिक मुद्दा बनाने की इसको जरूरत नहीं है, बल्कि ये कहिए कि आप सरकार चुस्त और दुरुस्त है, इसलिए ऐसे लापरवाह अधिकारी पाए जा रहे हैं। आपका चैनल है, कोई एक कर्मचारी अगर काम नहीं करेगा तो उसको निकाला तो जाएगा वहां से। तो ये मतलब थोड़ा कि सारे चैनल में बट्टा लगेगा। अगर और वो भी अगर पकड़ा जाएगा तो आपका कोई स्टाफ ही उसको पकड़ेगा, या तो एचआर डिपार्टमेंट पकड़ेगा या कोई डिपार्टमेंट पकड़ेगा उसको कि ये काम नहीं कर रहा, उसको निकाला जाएगा। तो ऐसी ही सरकार में भी काम होता है। मैं कह रहा हूं कि सरकार ठीक है सर, बहुत चुस्त और दुरुस्त है, पूरा काम कर रही है। आप उदाहरण जो दे रहे हैं वो ठीक नहीं बैठ पा रहा है। और जिस तरीके से प्रदेश में स्थिति है ना सर, इसके पहले आप उम्मीद ये देखिए ना कि आपने ये जो किया, ठीक है चेकिंग प्रशासन की ओर से की जा रही है, लेकिन कभी सोचा है आपने कि प्रशासन की चेकिंग से पहले जितने मरीज यहाँ पर पहुंचे होंगे उनकी क्या दुर्गति हुई होगी? मैं गरिमा जी वही बात मैं कह रहा हूँ। देखो इंटेलिजेंस कहां से आती है? इंटेलिजेंस सरकार के जो संस्थाएं होती है उनसे इंटेलिजेंस से आती है कि फला फला जगह पर यहाँ पर लापरवाही हो रही है। उस इंटेलिजेंस के आधार पर वहां के अधिकारियों को हड़काया जाता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप जिम्मेदार अधिकारी बैठाए गए हैं। वो जिम्मेदार अधिकारी फिर मौके पर जाकर मुआयना करते हैं और उसको पाते हैं कि हाँ गलत है, तो उनके पास अधिकार है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। अब इस सिस्टम को ऐसे समझना पड़ेगा कि ये सिस्टम है और सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी करता है उस पुर्जे को आपको अलग करना पड़ता है, उसको फेंकना पड़ता है, उसको रिप्लेस करना पड़ता है। इसी तरह सरकारी तंत्र में जो भी लापरवाही करेगा उसको निकाला जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहने का मतलब ये है। और अगर ये इंटेलिजेंस हमारे पास आ रही कि कहीं पर गड़बड़ी हो रही है तो वहां पर हम सीनियर अधिकारियों को भेज रहे हैं। वो अगर गड़बड़ी को पुख्ता करते हैं तो उनकी रिपोर्ट फिर वापस सीएमओ को आती है और ये एक तंत्र पूरा काम कर रहा है। और पूरा मकसद यह है कि राज्य में कहीं भी कोई भी कर्मचारी लापरवाही अपने कर्तव्य के पालन में बिल्कुल भी ना करे। जी गरिमा जी। ठीक है, आपके पास में वापस लौटेंगे। गिरिराज किशोर हिंदवांची हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। गिरिराज जी, आपने सुन ही लिया होगा कि किस तरीके से नवीन जी कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारी सरकार की उपलब्धि है कि हम पकड़ पा रहे हैं समस्या कहाँ है। लेकिन नजरिया है यहाँ पर समस्या हुई कैसे, और इतनी विकट समस्या कि एक अस्पताल में कर्मचारी डॉक्टर कोई नहीं मिलता है। देखिए गरिमा जी, जो पृथक राज्य जो उत्तराखंड मांगा गया था
गरिमा जी, उसके मूल में जो अवधारणा थी वो ये अवधारणा थी कि पर्वतीय सुदूर क्षेत्र में जो आखिरी पायदान का ग्रामीण है उस तक हेल्थ फैसिलिटीज पहुंच पाए और वो पूरी तरह से जो है कभी उसको कोई परेशानी ना आए, उसको फर्स्ट एड से लेके और अगर बड़ी से बड़ी अगर उसको कोई डिजीज है तो उसका निवारण जो है उसके आसपास उसको मिले। हम लोगों का जो कार्यकाल रहा, 3 मेडिकल कॉलेजेस हम लोगों ने उस समय दिए 2002 और 7 के बीच में, जब पंडित नारायण दत्त तिवारी जो बहुत बड़े विजनरी नेता थे, पूरा इंफ्रा उन्होंने दिया, सिडकुल उन्होंने दिया, लेकिन साथ में 3 मेडिकल कॉलेजेस, चाहे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज हो गया, हल्द्वानी का मेडिकल कॉलेज हो गया, साथ ही साथ जो है दून मेडिकल कॉलेज, 3 मेडिकल कॉलेजेस देने का काम किया सरकार ने। फुल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स, फुल इक्विप्ड मेडिकल कॉलेज जिसमें पूरे इक्विपमेंट होते थे, जिसमें पूरे टेक्नीशियंस होते थे। मेन चीज क्या होती है गरिमा जी, प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है, समस्याएं ये हैं कि अगर वाकई हम लोगों ने 2002 और 7 के बीच में और 12 और 17 के बीच में जो काम हुआ है हेल्थ में, हेल्थ सेक्टर में, तो आप देखिएगा उसमें हमने कोशिश वही आखिरी पायदान का जो ग्रामीण था उसके लिए हेल्थ फैसिलिटीज उस तक पहुंचे, वो पूरी तरह से जो है अपने को ये पाए कि वाकई अगर मुझे कोई समस्या हो रही है, कोई पीड़ा हो रही है, कोई बीमारी अगर मुझे हो रही है तो उसका निदान मुझे मिल रहा है। सरकार उस तरफ गई थी, लेकिन आज जो स्थितियां हैं, अगर आप मेडिकल कॉलेजेस का भी अगर आप विजिट करते हैं तो आज पाते हैं आप जो स्थितियां हैं, चाहे दून मेडिकल कॉलेज को हम ले लें देहरादून राजधानी में, आपके इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे, आपके यहां जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो पर्टिकुलर टेक्नीशियंस आपके नहीं अवेलेबल है। बहुत सारी समस्याएं हैं। और आज पीएससी हो गया चाहे सीएससी हो गया, जो छोटे छोटे हमारे प्राथमिक जो केंद्र हैं पहाड़ों में, वो वहां पे फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं होता। आप सोचिए कि दवाइयां कहीं कहीं तो ये परिस्थितियां हैं कि दवाइयां जो है एक स्वीपर जो होते हैं या 4th क्लास का जो मेंबर होता है वो मेडिसिन दे रहा है। डॉक्टर्स तो छोड़ दीजिए आप, डॉक्टरों की स्थितियां ये बनी हुई है गरिमा जी राज्य में कि जो संविदा पे डॉक्टर्स हैं पहाड़ों में या जो रेगुलर डॉक्टर्स भी हैं उनकी सैलरी ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। जो 6-6, 7-7 महीने से उनकी सैलरी रुकी हुई है, सरकार उनको तनख्वाह नहीं दे पा रही है। सोचिएगा क्या स्थितियां हैं, कैसे डॉक्टर वहां चढ़ेगा, कैसे डॉक्टर पहाड़ की चढ़ाई करेगा, जाएगा, समर्पित भाव से कार्य करेगा, अगर आप 6 महीने 7 महीने उसको वेतन नहीं दे पाएंगे। वेतन विसंगतियां दुनिया भर की हैं गरिमा जी। और आज हेल्थ फैसिलिटीज, आज मेडिकल कॉलेजेस के नाम पे जो स्थितियां हैं, हम लोगों ने जितने कॉलेजेस स्वीकृत किए थे, अगर आप हरिद्वार की बात कर रहे हैं, पिथौरागढ़ की अगर मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो इसकी स्वीकृतियां हम लोगों के काल में हुई है, हम लोगों के समय में हुई है। एक अंबेडकर जी के नाम से फाइनल हुआ था, हरीश राव जी के टाइम पे 12 और 17 के बीच की मैं बात कर रहा हूं। एक बाबू जगजीवन राम के नाम से पिथौरागढ़। अगर उस समय की स्वीकृतियां हैं और एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, अगली सरकार अगर ये बनी है 2017 में और आज तक ये अगर वाकई वहां तक नहीं पहुंच पाए जिसकी शुरुआत हमने की थी, तो आप स्वयं समझ सकते हैं क्या स्थितियां होंगी प्रदेश में हेल्थ की। आज जो प्राइमरी जो सेंटर्स में कह रहा हूं, अगर सरकार वाकई वहां तक ध्यान नहीं दे पाती है, तो जो मूल में मैंने बात की थी कि अवधारणा थी कि पृथक राज्य जब आएगा, जब हम लोग अलग रहेंगे, एक छोटा सा प्रदेश होगा, इसमें हमारे वाकई आखिरी पायदान का जो ग्रामीण है उस तक हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचेंगी और पूरी तरह से अपने को पाएगा कि मैं वाकई अगर ग्रसित हूं किसी बीमारी से तो मेरे को निदान उसका मिल रहा है। उस तरफ सरकार गरिमा जी नहीं जा पाई है। आज जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी बातें हैं और जो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस के तहत आगे काम बढ़ा होगा। लेकिन आज भी स्थिति है कि तिलकराज बेहड़, उधम सिंह नगर में जो मेडिकल कॉलेज है, सुनिएगा आप गरिमा जी, आज जो स्थिति है 2006 की स्वीकृति, और आज वो अगर उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। अभी भी कोर्ट ने भी उसमें बल्कि अभी एक टिप्पणी उसमें रखी है कि जो बिल्डिंग है उसमें जो कंस्ट्रक्शन है वो लोअर क्वालिटी का है, उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए क्योंकि मल्टी स्टोरीज है। तो संभावनाएं जो है इस प्रदेश में, अगर भाजपा शासन कर रही है 7 वर्षों से, तो सवाल इनसे बनेंगे। अगर हम लोगों ने वाकई
अपने प्रदेश अपने समय में 2012 और 17 का टाइम समय हो, चाहे 2002 और 7 के बीच का काल हो, हम लोगों ने हेल्थ फैसिलिटीज को सुदृढ़ करने का कार्य किया था। एक और आप बात रखना चाहूंगा, एक कोटद्वारा एक विधानसभा क्षेत्र है गरिमा जी, उसमें हेल्थ मिनिस्टर, वहां जो विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी थे वो हेल्थ मिनिस्टर बने थे, स्वास्थ्य मंत्री, सफलतम स्वास्थ्य मंत्रियों में से एक रहे जब सरकारें रही। और वाकई उन्होंने एक कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज देने का कार्य किया था, लेकिन उसके बाद ये शासित हुए 2 टेन्योर इनके हो गए हैं। सोचिएगा आज जो स्थिति है, वो मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन भी जो हम लोगों ने चिन्हित की थी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो पूर्व में थे सुरेंद्र सिंह नेगी जी के समय में, उन्होंने पूरी तरह से पूरे प्रयास किए थे, वो जमीन का भी पता नहीं है। ये लोग आज तक उस मेडिकल कॉलेज को नहीं दे पाए हैं, जबकि वहां पे वाकई वो एक द्वार है कोटद्वारा, वो शुरुआत होती है गढ़वाल की, वहां से पौड़ी गढ़वाल की, वहां पे कॉलेज होना चाहिए मेडिकल कॉलेज, लेकिन उस तरफ नहीं बढ़ पाए ये लोग। तो स्थितियां क्या है, आप स्वयं सोचिए कि प्रदेश में कहां ये जितनी भी स्पीचेज और भाषण आज भाजपा देती है, जो बोल रही है, वाकई उसका कार्यान्वयन कहीं इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है। ये लोग सरकार जो भी बातें कर रही है वो पूरी तरह से निराधार है। जनता से इनको कोई मतलब नहीं है, जन सरोकारों से। जनमानस जो उत्तराखंड में वास कर रहा है, उसकी तबीयत बिगड़े, वो बीमार हो, वो किसी भी स्थिति में जाए, ये लोग बिल्कुल सोई हुई स्थिति में है, सुप्तावस्था में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो 2.5 वर्ष का भी कार्यकाल बच रहा है, इसमें इनको जगाने का कार्य करेगी गरिमा जी, निश्चित रूप से। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से आप और ठीक है नवीन जी आते हैं आपके पास में, नवीन जी आपके पास में आएंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से देखिए सरकार जो है वो काम करे, क्योंकि शिकायतें तो लगातार सामने आ रही हैं, अब कुछ सरकार भी पकड़ रही है। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हम कर रहे हैं विस्तार से बातचीत। पीसी थपलियाल जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं, और हमारे साथ में उदित घड़ियाल जी हैं, समाज सेवी हैं। थपलियाल जी के पास में पहले जाएंगे। थपलियाल जी, ये क्या चल रहा है? राजनीतिक दल ठीक है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन असल में स्वास्थ्य सेवाएं देवभूमि में किस तरीके की हैं? क्योंकि आप सोचिए ना, आम जनमानस जब इन अस्पतालों में जाता होगा तो क्या उम्मीद वो लगाता होगा? सोचिए ना, डॉक्टर है ना कर्मचारी है, कोई भी मौजूद नहीं था। और कौन जिम्मेदार है आखिर इस स्थिति के पीछे? अनम्यूट कीजिए सर पहले तो आप। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए सर, बोलिए। बहुत ही चिंतित कि उत्तर प्रदेश में हमारी स्थिति आज से बेटर थी। हम जब छोटे थे और उत्तर प्रदेश से संचालित जो हमारे हेल्थ केंद्र थे वो ज्यादा विश्वसनीय थे, लेकिन आज 24 साल राज्य प्राप्ति के बाद जो स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था हमारी पूरी तौर से फेल हो गई है। इसमें एक दूसरे के बजाय इसमें गंभीरता से हमें विचार रखने चाहिए, क्योंकि इसमें हमने देखा कि बहुत प्रयास किए गए। इवन जब जनरल खंडूरी साहब थे मुख्यमंत्री, उन्होंने श्रीनगर जो मेडिकल कॉलेज था वहां पे स्टूडेंट को इस तरह से फीस माफ की कि जो कोई पहाड़ में सर्विस देगा उसका फीस नहीं होगी। ये बहुत बड़ा कदम माननीय जनरल खंडूरी साहब ने उठाया था। लेकिन उसके बाद भी जब ट्रेनिंग लेकर स्टूडेंट वहां से बाहर हुए तो वे अपने उस कमिटमेंट को उन्होंने दरकिनार करके पहाड़ में सर्विसेज नहीं दी। तो फिर यहां से एक बात और आई कि साहब पहाड़ का जो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज है इसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ना इसको आर्मी को हैंड ओवर कर दिया जाए। उस समय हम बड़े हंसे, क्योंकि हम फौज से हैं और हमें मालूम है कि फौज खुद ही अपने मेडिकल जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं उनका बोझ को कम करते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने पूर्व सैनिकों को भेज रही है। और यहाँ पे राज्य सरकार कह रही है कि हमारे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को आर्मी, उस समय जनरल बिपिन रावत थे, तो इन्होंने सोचा कि शायद वो पक्षपात करते हुए इस कदम में एक कदम आगे बढ़ेंगे। कई बार ये हुआ कि जो सीमांत गांव हैं
वहां पे आर्मी हमारा ट्रीटमेंट करे, लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में झाग के 3 पात। कोई भी ऐसा विजनरी नेता नहीं हुआ है जो इस समस्या का कहीं ना कहीं से हल निकाल पाए। कहने के लिए आज देहरादून पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेडिकल का सबसे बड़ा हब बन चुका है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारे देहरादून के जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, यहाँ पे अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यहाँ आ रहा है। आप किसी में, चाहे इंद्रेश हॉस्पिटल हो, चाहे मैक्स हो, सिनर्जी हो, कैलाश हो, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तमाम भरे हुए, CMI भरा हुआ है। लेकिन जो हमारे मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, चाहे दून हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां भी हम लोग ओवरलोडेड हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इसके बावजूद भी हम लोगों की किसी भी नेता के दिमाग में ये नहीं आया कि जो एम्स हॉस्पिटल हम यहाँ पे दे रहे हैं जिला देहरादून में, उसको काश हमने पहाड़ के किसी रिमोट जगह में, यानी अगर हम गैरसैंण में इस एम्स हॉस्पिटल को बना देते तो शायद है, तो सपना था कि गैरसैंण को हम राजधानी बनाएंगे, एक कदम आगे बढ़कर हमारी वो निष्ठा नजर आती कि हम सचमुच पहाड़ की समस्याओं के लिए हमारे अंदर दर्द है। लेकिन हमारी जो राजनीति है वो हमेशा देहरादून और दिल्ली, लखनऊ से निकल के आए हुए लोग इस राज्य में राज कर रहे हैं। इस राज्य में वो लोग कतई नहीं है जो लोग पहाड़ के गर्भ से निकलकर पहाड़ की पीड़ा को समझते हो। पहाड़ आज किस तरह से कढ़ा रहा है मेडिकल सुविधाओं के लिए। अगर आज मेरे गांव में अगर हार्ट अटैक होता है तो केवल अगर रुकता है तो देहरादून आकर रुकता है। थोड़ा बहुत मेडिकल सुविधाएं हमारे हंस फाउंडेशन ने दी है सतपुली में, और हंस फाउंडेशन ने पिथौरागढ़ में भी दी है। उन्होंने वहां पे जो मशीनें लगाई हैं पिथौरागढ़ में सबको मालूम है। यहाँ पे भी अगर जो यहाँ पे जो किडनी की समस्याओं के लिए जो डायलिसिस सेंटर है वो भी हंस फाउंडेशन का है। देखिए अब दुर्भाग्य कितनी ज्यादा गाड़ियां जो है मेडिकल की एम्बुलेंसेज हंस फाउंडेशन ने हमें दी है। क्या हमारी इतनी गरीब हो गई है या इतनी बौनी हो गई है कि वे अपने राज्य के जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की, उनकी दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। एक विषय होना चाहिए यहाँ पे, रेदर देन तू मैं की राजनीति के तहत तूने ऐसा किया, मैंने ऐसे किया। क्योंकि 10 साल कांग्रेस ने भी राज किया, 10 साल कम नहीं होते। और राज होना बहुत जरूरी नहीं है। अगर कोई आदमी विपक्ष में भी है तो भी वो विधानसभा में बैठ के कह सकता है कि यहाँ पे खामी है। लेकिन हमारे चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जितने भी विधानसभा में बैठे हुए नेता हैं, वे लोग निश्चित रूप से केवल लूट पर लगे हुए हैं। उनको ये होता है कि किस तरह मैं नेक्स्ट चुनाव जीतूंगा और मनी संचय करूंगा। आज अगर ईडी के छापे पड़ जाए तो एक भी नेता हमारे उत्तराखंड का नहीं बच पाएगा जिसके पास आय से ज्यादा संपत्ति है। लेकिन क्या करें, अभागा राज्य। 42 शहादतें परसों जब 2 अक्टूबर को हम शहीदों को याद कर रहे थे तो हमने माफी मांगी कि बहुत बड़ी गलती हो गई है जो हमने ये राज्य लिया है। ये राज्य मिसमैनेज हो चुका है। ये राज्य अब किसी के बूते से बाहर हो चुका है। जो इस राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, इसीलिए हम मजबूर से हो रहे हैं जब वांगचुक हमें वहां से बोलता है कि तुम्हारी समस्याएं भी लद्दाख जैसी समस्याएं हैं, तुम भी शेड्यूल 5 की डिमांड करो। तब हम रोते हैं कि हम कब तक मांगते रहेंगे, हमें भूख कानून दे दो, हमें मूल निवास दे दो, हमें गैरसैंण राजधानी दे दो और हमें शेड्यूल 5 दे दो। दुख होता है। हमने अपने राज्य इसलिए नहीं दिया था कि हम अपने ही बेटों से हम हाथ जोड़कर घुटने टेक के मांगेंगे। दुर्भाग्य है इस राज्य का कि 24 साल में हमें न्याय संगत नौकरियां भी नहीं मिली हुई हैं। ये दुख है। न्याय सब कुछ नौकरियां बेच रहे हैं। मेडिकल में जो
स्कैंडल हो रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे पहाड़ को बिल्कुल स्वास्थ्य विहीन कर रखा है, किस तरह से महिलाएं प्रसव कर रही हैं एम्बुलेंसेज में। बहुत दुखद है। इसलिए हम सबको जो आज इस पैनल में बैठे हुए हैं, अगर हम अपने अंदर के कहीं आत्मा हमारी है, उसको पूछें कि आखिर जिम्मेदार कौन है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ तू मैं, तेरा मुख्यमंत्री, मेरा मुख्यमंत्री, तेरा दल, मेरा दल। ये तो पहाड़ का जो स्थिति हो चुकी है, उस स्थिति के लिए हमें यहाँ पे गंभीरता से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, आगे और मेहमान हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उदित घड़ियाल जी हमारे साथ में है, समाज सेवी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। उदित जी, क्या लग रहा है ये जो पूरा कार्यकलाप चल रहा है, वाकई में ये ठीक है? क्योंकि बहुत खराब स्वास्थ्य व्यवस्था नजर आई है। गरिमा जी देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में तो सभी बोल चुके हैं और थपलियाल जी ने तो अपना हृदय बाहर निकाल दिया। हमारे यहाँ की सबको, पहाड़ के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, चाहे जैसे भी लोग हैं, उनको एक चिंता है पलायन की। और पलायन का दंश जो है वो उत्तराखंड का पहाड़ी हिस्सा झेल रहा है। उसके दो मूल कारण हैं, एक एजुकेशन है, शिक्षा, और दूसरा है चिकित्सा। शिक्षा और चिकित्सा ये हर जगह का मूल एक नागरिक का हक है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अब देखिए, आदमी के लिए तो फिर भी ठीक है, बुजुर्ग और महिला, अगर प्रसूति के दौरान महिलाओं की मौत हो रही है, गमी हो रही है, उससे बुरा, उससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। वो बच्चा भी बेचारा जा रहा है, वो कुछ भी बन सकता था, और वो महिला भी जा रही है केवल इसलिए कि वो मेडिकल उसको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। उसको प्री मेडिकल, जो उसका बच्चा होने से पहले की कंडीशन है, उसकी भी जांच नहीं हो पा रही, उसकी भी उसको सेवाएं नहीं मिल पा रही। चिंतनीय है। हमारे पास अभी थपलियाल जी ने बोला कि फाउंडेशन कर रहा है। सरकार को कितने लोगों को देखना है? ये दोनों पार्टियों के लिए है, दोनों सरकारों के लिए है। सरकार को कितने लोगों के लिए देखना है? 40 से 45 लाख लोग हैं पहाड़ पे, जिनमें से बहुत सारे एफ्लुएंट हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली भी इलाज के लिए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं ढूंढता हूं तो करीब 31 लाख लोग हैं। 31 लाख को अगर हम लोग सेवा नहीं दे पा रहे स्वास्थ्य की, तो यह बहुत ज्यादा चिंतनीय है। 250 किलोमीटर की रेंज में दिल्ली है, हमारे पास तमाम फैसिलिटीज हैं, पैसा है, नरेंद्र मोदी जी का खास लगाव है। अगर हम 10 साल में, देखिए पिछले का तो नहीं रोक सकते हम, क्योंकि अगर मैं पीछे जाऊंगा तो जैसा थपलियाल जी ने कहा था, उत्तर प्रदेश के समय बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं थी। उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के इस पहाड़ी हिस्से में, कुमाऊं और गढ़वाल में सारे पीएचसी, सारे सीएचसी फुल होते थे। सबकी जो नौकरी लगती थी वो 5 साल का बॉन्ड होता था सरकारी नौकरी में, कि आप जाके ऊपर सर्व करेंगे। कोई दूरस्थ, कोई रिमोट, कोई एरिया नहीं कहलाता था, बस पहाड़ कहलाता था। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्से का पहाड़, उसमें जाके आप सर्विस करिए। अभी क्या दिक्कत हो रही है, कोई डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए, डीएम्स अगर रेड मार रहे हैं तो चलिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन डीएम को मारने की जरूरत क्यों है? आपके पास पूरा सिस्टम बना हुआ है। आप सैटेलाइट से आप लिंक हो सकते हैं, आपके पास एनआईसी है, उससे लिंक हो सकते हैं। मेरा मानना यह है, अगर देखिए बहुत तेजी से, जिस हिसाब से मैं गांव में हम लोग काम कर रहे हैं, महिलाएं हरदम चिंतित है, और यंग जो गर्ल्स हैं, युवा जो लड़कियां हैं जिनकी शादी हो रही है, उनकी ये बहुत बड़ी चिंता है कि अगर मेरा बच्चा हो रहा, क्योंकि उसने गांव में देख लिया है किसी ना किसी की गमी हुई है, वो डर रही है, तो वो डर में अपने पति पे प्रेशर डाल रही है कि नीचे कोटद्वार में, हल्द्वानी में, कहीं ना कहीं नीचे ऐसी जगह कह दो कि मैं मरूं ना। आप समझिए, ये हकीकत है, ये बहुत खतरनाक हकीकत है जो इस पहाड़ पे हो गई है, और इसके लिए नेता भी दोषी हैं और अधिकारी भी दोषी हैं। देखिए, बहुत छोटी सी है, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज है। अरे मैंने अपने आंख से देखा है, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से एक समय में रेफर होके दून हॉस्पिटल, दून तब मेडिकल कॉलेज नहीं था, दून हॉस्पिटल में लोग आ रहे थे। अरे वो मेडिकल कॉलेज है, एम्स क्यों फेमस है? वो मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज मतलब संपूर्ण सेवाएं,
सब कुछ होनी चाहिए। अल्मोड़ा में है, हल्द्वानी में है, आपको हमें पहाड़ पे ये 3 मेडिकल कॉलेज बहुत है संभालने के लिए, लेकिन ये संपूर्ण कार्य करें। पीएचसी सीएचसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और प्रशाली जी बैठे, मैं तो इनके माध्यम से कह सकता हूं कि सरकार को ये एक कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे 2 क्षेत्रों में, शिक्षा और चिकित्सा। अगर इसमें लापरवाही बरतने वालों को बर्खास्त नहीं करा तो आगे कभी ट्रेंड सेट नहीं होगा और हमारे लिए, पहाड़ के लिए बहुत दुखदाई होगा, क्योंकि ये पलायन का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। और सरकार जवाब में ये कह रही है कि चीजें जो हैं वो हम पकड़ रहे हैं, यही हमारी उपलब्धि है, लेकिन क्या इतना ही काफी है आम जनता के सवालों के जवाब में? नवीन जी, नवीन जी आवाज मिल रही है? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए आप। जी जी, मैंने गरिमा जी इसको उपलब्धि नहीं कहा, मैंने कहा कि सरकार की मुस्तैदी है। उपलब्धि तो तब होगा जब हर एक व्यक्ति को इलाज मिलेगा, हर एक व्यक्ति की समस्याओं का समाधान होगा, तो उस दिन इसको उपलब्धि कहेंगे और वो सरकार करेगी, उस ओर अग्रसर है। सरकार की इच्छा है कि यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो। और घिल्डियाल जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए कि इन 2 क्षेत्रों में खास तौर पर बहुत सख्ती से सरकार को पेश आना पड़ेगा। और उसी सख्ती का आप ये देख सकते हैं कि उसी के मद्देनजर ये सारी कार्रवाइयां हो रही है। जहां पर भी लापरवाही हो रही है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे, चाहे वो कानून के दायरे में जो भी संभव है उस सारे संभावनाओं को उसमें झोंका जाएगा, ताकि इस प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था, इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और इस प्रदेश के विकास को एक नई गति मिले। इसके लिए सरकार संकल्पबद्ध है। और मैं कहता हूं कि मतलब ये समस्या एक दिन की नहीं है, इसीलिए इन्हीं कारणों से हम एक अलग राज्य के रूप में अपने अस्तित्व में आए थे और उन्हीं के साथ जूझ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से समस्याएं सॉल्व करनी है उसके लिए सरकार तेजी से कदम उठा रही है। चाहे मेडिकल स्टाफ को की भर्ती के लिए हो, तो आप इस साल 10,000 कम से कम कर्मचारियों की भर्ती के लिए सरकार अपना टारगेट बना रही है। और जब इतनी भर्तियां होंगी तो निश्चित तौर पर उस सेवा क्षेत्र में और नई कामयाबी हमें मिलेगी। सरकार लगातार स्वास्थ्य विभाग के जो भी हॉस्पिटल्स हैं उन पर बिल्डिंग बनाने का काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम हो और मशीनरी सेट करने का काम हो, लगातार उस पर काम कर रही है। मेडिकल बजट को बढ़ाने का काम कर रही है। तो सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है और मैं समझता हूं कि सरकार बहुत ईमानदारी से इसमें कोशिश कर रही है और बहुत जल्दी ही इसमें बहुत परिवर्तन आपको गरिमा जी नजर आएगा और प्रदेश की जनता को भी इसका असर पता चलेगा। ठीक है, गिरिराज जी के पास में चलते हैं। गिरिराज जी, जल्द ही परिवर्तन नजर आएगा ऐसा कहना है, लेकिन ये परिवर्तन हर बार कभी भी किसी भी प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं सामने आती है, जब सत्ता पक्ष से सवाल किया आता है तो कुछ ऐसा ही जवाब भी मिलता है। ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं, अन्य प्रदेशों में भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। लेकिन सर, आखिर आम जनता इस सब में क्या करे, क्योंकि इन अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचती तो आम जनता ही है। गरिमा जी, अभी मैंने उदित घिल्डियाल जी को भी सुना। उदित जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और उनकी एनालिसिस बड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, साफ होती है। थपलियाल साहब ने भी बहुत सारी चीजें रखी, थपलियाल जी से भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। लेकिन गरिमा जी, थपलियाल जी को एक राय और देना चाहूंगा मैं। उनका बहुत लंबा एक अपना दायरा है और वाकई वो चिंता में होते हैं पहाड़ के लिए, जब भी मैं उनको सुनता हूं। लेकिन यूकेडी भी अपने आप में जो एक क्षेत्रीय दल है, इंद्रमणि बडूनी जी उसके संस्थापक रहे। लेकिन जब इन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, 1-2 विधायक, जो 2 विधायक 3 विधायक आए, वो लोग कभी बीजेपी में गए, कभी कांग्रेस में गए। वाकई ये निश्चित है कि थपलियाल जी जिस विषय पे डिबेट होती है, लगभग जब भी मैं बैठता हूं, बहुत अच्छे से उनकी सलाह होती है। उनके एडवाइजेज जो है वाकई जो है वो ग्राउंड पे होती है, जमीनी स्तर की एडवाइजेज होती है। गरिमा जी, इसमें स्ट्रांग विल की जरूरत है। सरकार जब तक अपनी स्ट्रांग विल लिए हुए, ईमानदारी को लिए हुए, पूरे सेंटिमेंट्स को लिए हुए, पूरे इमोशंस को लिए हुए, उस जनमानस के लिए जो आखिरी पायदान की बार बार मैं बात रखता हूं, उस ग्रामीण तक पहुंचना है, उसको हेल्थ फैसिलिटीज देनी है, उसको उदित जी जो कह रहे थे उसके बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले, केवल भाषण ना हो, स्पीचेज ना हो, केवल आपके जो ब्यूरोक्रेट्स जो है वो कागज पे केवल योजनाओं को बनाए और इंप्लीमेंटेशन की तरफ न ले जाए, कार्यान्वयन की तरफ। तो ये सबसे बड़ा ये चिंतनीय विषय है। और आज हेल्थ फैसिलिटीज में अभी जो जिक्र उदित जी ने भी किया कि अगर वाकई जो है डिलीवरी से पहले जो उसको फर्स्ट एड या प्रसूति से पहले जो उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जो भयभीत महिला हो जाती है पहाड़ में रहने वाली,
जो वाकई वो चिंता करती है, पीड़ा में होती है, और वाकई वो जब पुश करती है अपने परिवार को कि नहीं आप लोग बाहर चलो, कोटद्वार चलो, देहरादून चलो, लेकिन वो फाइनेंशियली कंडीशन गरिमा जी उसकी ठीक नहीं होती है। वाकई जो स्थितियां हैं, जो उन्होंने आंकड़े भी पेश किए, 30 और 35 लाख के आसपास का जो मास है पहाड़ में, पर्वतीय क्षेत्र में, वाकई वो ऐसी स्थिति में है कि उसके पास संसाधन नहीं है, संसाधन विहीन है। वो वाकई ईश्वर के भरोसे होता है, भगवान के भरोसे। लेकिन अगर हेल्थ फैसिलिटीज, वाकई प्राइमरी जो हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं, पीएचसी और सीएचसी, अगर ये सेंटर्स जो है, जो प्राथमिक जो इनिशियली जो ट्रीटमेंट देते हैं, जो सेंटर्स जो है, उसमें अगर नर्सेस बैठना शुरू कर दें, उसमें अगर फार्मासिस्ट बैठना शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से दवाइयां उसमें पूरी तरह से मेडिसिन हो, जो मेडिसिन वाकई उस क्षेत्र में जो भी पीड़ा होती है, जो बीमारियां होती हैं, कम से कम उसको देने की स्थिति में आप लोग हो। और ईमानदारी से जो आपका स्टाफ है, अगर डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट है, अगर वहां पे रहने वाला अगर कोई नर्सेज उसमें है जो जॉब कर रही हैं आपके, जिनको संविदा पे आपने रखा हुआ है, तो उसको सैलरी की जो मैंने बात की थी कि सरकार उस तरफ भी ध्यान दे कि वाकई उसको जो वेतन उसका है, उसको महीने में उसका वेतन मिले। वो 6-6, 7-7 महीने अगर वेट करेगा वो स्टाफ, तो निश्चित रूप से उसकी तरफ से कमियां नजर आएंगी, जो रिजल्ट्स होंगे वो सही नहीं होंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि सरकार स्ट्रांग विल को लिए हुए, और हम लोग करण महाराज जी के नेतृत्व में जो हमारे यशस्वी प्रेसिडेंट है, हम लोग वाकई इसको जगाने का कार्य करेंगे सरकार को। और 2.5 वर्ष का जो कार्य, बार बार जो 2.5 वर्ष का अभी जो अवधि जो बची हुई है सरकार की, वो जाए ना जाए, वाकई उसमें ये अच्छे फेज में पहुंचे, ये हेल्थ फैसिलिटीज को ले जाने में सरकार वाकई कामयाब हो। हम लोग इनके साथ हैं, लेकिन ईमानदारी से उतरे। अगर इन्होंने उतरना है ग्राउंड पे, अगर वाकई इंप्लीमेंटेशन की तरफ, कार्यान्वयन की तरफ अपने प्रोग्रामों को ले जाना है, तो केवल भाषणबाजी ना हो, केवल स्पीचेस ना हो, वो वाकई ईमानदारी से जो सारी चीजें मैंने रखी है कि संवेदनशीलता बहुत जरूरी है गरिमा जी। वाकई आज वो जो जनमानस है जो 24 वर्षों से अगर वेट कर रहा है, और हम लोगों के शासनकाल के रिजल्ट्स हैं, अभी थपलियाल साहब से भी मैं कहना चाहूंगा, कहीं अगर एप्रिसिएशन बनता है, अगर 2002 और 7 के बीच का पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का जो कार्यकाल था, अगर वहां एप्रिसिएशन बनता है कि वाकई उन्होंने सारी चीजों को फोकस किया, कंसंट्रेट किया, उन्होंने शेड्यूल को किया, चाहे इंफ्रा को किया, लेकिन साथ में हेल्थ फैसिलिटीज देने का भी उस समय कार्य किया गया। 12 और 17 के बीच में वाकई प्रैक्टिकली हमने अभी कोटद्वार का, मैंने जो विधानसभा क्षेत्र की जो आपसे डिस्कशन रखी, बेस हॉस्पिटल उस समय सुरेंद्र सिंह नेगी जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने बेस दिया वहां पे, ट्रॉमा दिया वहां पे। मेडिकल कॉलेज की जो मैंने बात रखी, उसकी इंप्लीमेंटेशन तक अभी तक गवर्नमेंट पहुंच नहीं पाई सरकार, आज भी वो अधर में लटका हुआ है प्रोजेक्ट। वाकई वो द्वार है उसकी अगर बात मैंने उठाई, और भी जो मेडिकल कॉलेजेज हैं जो जर्जर स्थिति में है, जहां इक्विपमेंट इस समय जो है धूल फाक रहे हैं, जंक उसमें लग रहा है, लेकिन वहां पे इनके टेक्नीशियंस नहीं है। अगर सिटी स्कैन की मशीन है तो वहां पे टेक्नीशियन नहीं है। अगर वहां पे जो है कोई किसी भी तरह की कोई मशीनरी है और उसके टेक्नीशियंस नहीं है तो बेकार है वो। इसलिए जो है मैं कह रहा हूं कि जो भी जो आप उस जनमानस को वाकई जो है, आज सरकार से अपेक्षाएं इसलिए होती हैं गरिमा जी कि सरकार की तरफ वाकई जो गरीब जो जनमानस है, जो वाकई वो जनता वास कर रही है पहाड़ में, वो देखती है कि मुझ तक एक हेल्थ फैसिलिटीज जो पहुंचे, वाकई मुझे प्राइमरी भी अगर फैसिलिटीज पहुंचती हैं, वो व्यक्ति सोचता है, और वाकई उससे भी वो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पावर बड़ी स्ट्रांग है। आज भी पहाड़ में जो गरिमा जी वास कर रहा है व्यक्ति, वो झंगोरा खा रहा है, वो मंडवा खा रहा है, उसकी रजिस्ट्रेशन पावर, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। इसलिए ये भी अगर उसको थोड़ा बहुत अगर मिल जाता है, जो प्राइमरी स्टेज की जो फर्स्ट एड होते हैं, जो पहली फैसिलिटीज होती है हेल्थ की तरफ से, तो वो भी काफी होगा। लेकिन उस तरफ भी सरकार पहुंचे तो सही। तो देखिए सभी एंगल से सोचना चाहिए। अभी बहुत अहम बात आपने इसके पहले भी यही बात कही थी कि कम से कम कर्मचारियों का जो वेतन है अगर वो ठीक समय पर मिलेगा तो उनकी ओर से कार्य भी उसी तरीके का किया जाएगा, क्योंकि कई बार हीला हवाली होती है और कहीं ना कहीं कारण भी यही होता है। ठीक है, उदित गडियाल जी का रुख कर लेते हैं। उदित जी, सरकार की ही कमी है, अगर कर्मचारियों का, डॉक्टर्स का वेतन नहीं मिल पा रहा है, कई महीनों तक नहीं मिल पा रहा है, तो आखिर ये किसकी कमी है? क्या इस लिहाज से भी सरकार को एक बार विचार करना चाहिए ताकि न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग, अलग अलग विभागों में भी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपना काम बेहतर ढंग से करें? सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा अनम्यूट है। हाँ सर बोलिए। आ रही है आवाज? जी अब आवाज आ रही है, बोलिए। आ रही वो मेरा कहना है 2 क्षेत्र हैं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक शिक्षा है और दूसरा मेडिकल। मेडिकल में वाकई दिक्कत है,
जो डॉक्टर्स हैं अगर वो रिमोट एरिया में जाते हैं तो उनका परिवार कहाँ रहेगा? सरकार को ये सब डिजाइन करना चाहिए कि वो अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में उनका परिवार रहता है, उनकी शिक्षा का कहीं बंदोबस्त होता है, उस पूरा एक सिस्टम होता है। क्योंकि अगर आप चमोली ले लिए तो चमोली में दूरस्थ जगह है, देवाल है, कहीं कहीं और है, कहीं मतलब आप अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, आप पिथौरागढ़ में जा रहे हैं तो अलग अलग है। अगर आपको सीएचसी पीएचसी को भरना है तो उनके परिवार को भी देखना पड़ेगा। दूसरा, देखिए सरकार को इस समय तो डबल इंजन सरकार कह ही रहे सब जने। हम ये कह रहे हैं कि 2 बॉर्डर लग रहे हैं, एक नेपाल का लग रहा है और एक तिब्बत का लग रहा है, चाइनीज ऑक्युपाइड तिब्बत का लग रहा है, और दोनों बड़े क्रूशियल हैं। भारत सरकार से विशेष पैकेज लिया जा सकता है डॉक्टरों की तनख्वाह के लिए। मेरे हिसाब से जो हमारे पहाड़ के मेडिकल कॉलेज हैं वो शायद नीचे से मैदानी क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेज से ज्यादा तनख्वाह देते हैं प्रोफेसर्स को, टीचर्स को, लेकिन फिर भी क्वालिटी नहीं है। आप साउथ क्यों नहीं जा रहे? उत्तराखंड सरकार अभी से नहीं है, ये शुरू से है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने ऐड निकाले पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में। हम इमोशनली कर्नाटक से बहुत सारे लोग सर्व करना चाहते हैं। वो देवभूमि के नाम से ही उनका हृदय एकदम बाहर आया था कि हम सर्व करना चाहते हैं। केरल से करना चाहते हैं, तमिलनाडु से करना चाहते हैं, आंध्रा से। हम वहां से डॉक्टर्स को पिक नहीं कर रहे, वो लोग अपनी फैमिली छोड़ के आने को तैयार हैं। देखिए आपको पैकेज लेना पड़ेगा, आपको एक्सेस देना पड़ेगा, चाहे वो लोअर कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, उन सबको अच्छा मानदेय उनका मिलना चाहिए जो वो पहाड़ पे सर्व कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त आप सर्व कर रहे हैं तो वो अकाउंटेबिलिटी सेट भी होनी चाहिए। वो तत्काल अगर वो नहीं है, देखिए डीएम्स की मजबूरी है, ये अच्छा काम है कि डीएम्स क्षेत्र में जा रहे हैं जबकि ये उनका क्षेत्र नहीं है। वो सीएमओ है तो बैठे वहां पर, सीएमओ क्या कर रहे हैं? तो डीएम्स अगर जा रहे हैं तो ये तो अपने अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो एक सरकार का फेस कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। लेकिन इसकी जरूरत नहीं आनी चाहिए, टेरर रहना चाहिए, गवर्नमेंट का टेरर कि सर। लेकिन वो कायम कब होगा? वो कायम करने के लिए भी कुछ बड़े कदम तो गवर्नमेंट को उठाने ही होंगे। सरकार को उठाने पड़ेंगे, सरकार को उठाने चाहिए। मैं तो प्रशाली जी से कह रहा हूं कि सरकार के ऊपर इनके माध्यम से ही कह सकते हैं, थपलियाल जी प्रेशर बनाएं, आप सब लोग, कांग्रेस वाले सब लोग प्रेशर बनाएं। देखिए अकाउंटेबिलिटी, रिश्तेदारी नहीं निभानी है यहाँ, ये सरकारी तंत्र है और इससे 35 से 40 लाख लोग जो अफेक्ट हो रहे हैं वो पीड़ा हम लोगों की होगी। खाली पहाड़ दिखेंगे, खाली गांव दिखेंगे, उसका एक मूल कारण चिकित्सा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। नवीन प्रशाली साहब के पास में चलते हैं, अंतिम प्रतिक्रिया उनके लेते हैं। नवीन जी, हर किसी को उम्मीद है कि सरकार कुछ बेहतर कदम उठाएगी। डॉक्टर्स की कई जगहों पर कमी होती है, कई जगहों पर डॉक्टर्स हैं तो उनको वेतन नहीं मिल रहा है, डॉक्टर्स महीनों से गायब रहते हैं, कई जगहों पर तो स्टाफ ही नहीं होता है। गरिमा जी, मैं वही कर रहा हूँ कि जो तंत्र में जो खामियां हैं उन खामियों को सरकार पूरी तरह से ड्यूटी है सरकार की दूर करना, और घिल्डियाल जी ने भी बहुत अच्छे सुझाव दिए और सरकार ईमानदारी से इन कमियों को दूर करने का बिल्कुल प्रयास ही नहीं कर रही है, बल्कि उस पर काम करते हुए दिखाई दे रही है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये 1 दिन 2 दिन का नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने पिछले 3 साल में 2 मेडिकल कॉलेज खोले हैं, 10,000 वैकेंसियां और निकालने का प्रयास उसमें हो रहा है, तो ये सारे ही इस मेडिकल सेक्टर में एक परिवर्तन लाने के लिए किया जा रहा है। एक क्रांतिकारी परिवर्तन जल्दी ही इस पूरे सेक्टर में आपको दिखेगा। परिवर्तन की उम्मीद जल्दी है थप्याल साहब, लग रहा है आपको? क्योंकि हम जब भी किसी ऐसे सामाजिक मुद्दे पर बात करते हैं जो आमतौर पर, सीधे तौर पर हम देखें तो जनता से जुड़ा होता है, उसमें हर बार यही जवाब मिलता है, लेकिन जवाब के बाद बदलाव कितना होता है ये बड़ी बात होती है। देखो, सरकारी डिपेंडेंसी तो खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो उपनल के कर्मचारियों द्वारा संचालित हो रही हैं। यानी हमारी अर्थव्यवस्था इतनी डगमगा चुकी है, लड़खड़ा चुकी है कि हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को फीड नहीं कर सकते। और जहां तक सवाल है कि एक बहुत अच्छा सरकार का कदम है आयुष्मान योजना, और आयुष्मान योजना में जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो आतुर हैं पहाड़ में जाने के लिए। मैंने खुद देखा है कि मेरे क्षेत्र में नोएडा का एक बड़ा हॉस्पिटल अपना वो बना रहा है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि जो वहां पे छुट भैया नेता हैं ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन के आ रहे हैं, क्योंकि वे उनको पीड़ित कर रहे हैं, उन डॉक्टरों को जो वो कंस्ट्रक्शन वहां पे कर रहे हैं।
कि तुमने ये ले लिया, तुम बाहरी हो, तुम कहां से यहाँ आ गए हो। ये बड़ी समस्या, हमारे बाहरी और भीतर की जो समस्या, इस समय उत्तराखंड का जनमानस दिग्भ्रमित है। उसको पता ही नहीं लग रहा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आयुष्मान योजना में आज पहाड़ का आदमी जब एम्स में जाता है तो एम्स के बाहर बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। ये होते हैं जो, ठीक है जी मैडम, जो गाड़ियां होती हैं वो उनको सीधा देहरादून में लाती हैं, और वो जो बड़े बड़े सेंटर बने हुए हैं, मालूम है कि हमने 5 लाख रुपए पेशेंट से ऐंठना है और वो सुविधाएं नहीं ले पा रहे हैं हमारे एम्स में, बिकॉज एम्स में 4 बजे लाइन लग जाती है और पहाड़ का आदमी जब तक पहुंचता है उसके साथ सब हो जाता है एम्स में। बिल्कुल, और देखिए हर किसी के लिए एम्स तक पहुंच पाना संभव भी नहीं है। अगर आप वहां पर सारी सुविधाएं दे रहे हैं तो ये भी सोचकर चलिए ना कि एक जमीनी स्तर का एक आम व्यक्ति क्या एम्स में अपना इलाज करा पाता है। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है जिसको स्वीकार करना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए। तो अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, एक जगह ऐसे भी छापेमारी हुई जहां न कर्मचारी न डॉक्टर, हर कोई नदारत मिला है। बड़ी बात यह है कि आखिर ये स्वास्थ्य सेवाएं ठीक कब होंगी, दुरुस्त कब होंगी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।